नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जा सकती है और ये लोकेशंस पिछले हफ्ते चर्चा में रही हैं। इनको हम लोग कुछ सवालों के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और मैप्स के थ्रू इन्हें सॉल्व किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले अभ्यास प्रश्न के साथ जो आपको पिछले हफ्ते दिया गया था। तो सवाल था कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की मंजूरी दी है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? जब हम बात कर रहे हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसीलिए था कि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइगर्स की संख्या में कमी हुई है, जिसकी वजह से सरकार ने इस एरिया में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की योजना रखी है। और ये जो टाइगर रिजर्व होगा, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा और ये छत्तीसगढ़ में आपके मौजूद है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये टाइगर रिजर्व मौजूद होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और भी कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए संजय गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, फिर संजय दुबरी टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे अचानकमार टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा भी और सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जो आप इसके अंदर देख सकते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल आ जाते हैं वापस सवाल पे। तो सवाल आपका था कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने की मंजूरी कौन से स्टेट ने दी है? तो आपका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ सही उत्तर है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। तो इस एपिसोड का पहला सवाल है, महानंदा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और असम, बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है। गंगा नदी की डॉल्फिन्स महानंदा नदी में भी पाई जाती है। ठीक है, आपको यहाँ देखना है कि इसमें से कितने कथन जो है वो सही है। पहले कथन की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और असम, बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है। जब हम बात करते हैं महानंदा नदी की, तो इस मैप के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नदी है इधर, ये नदी महानंदा नदी है जो आखिर में जाकर गंगा नदी में मिलती है और फिर ये गंगा के नदी में मिल करके बांग्लादेश की तरफ जाती है। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि महानंदा जो नदी है वो यहाँ कहीं वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है, फिर ये वेस्ट बंगाल में कहीं पे गंगा नदी से मिलती है, फिर आगे बांग्लादेश में जाकर के देखेंगे आप यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये गंगा की सहायक नदी भी है। यहाँ पे देखिए ये महानंदा नदी है। ठीक है, और ये जो है इसकी मेन स्ट्रीम रिवर जो कि गंगा है, जो कि यहाँ आप देखेंगे कि गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये गंगा की सहायक नदी भी है। दूसरी बात है कि ये पूछ रहे हैं कि असम, बिहार और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो ये तो हमने देख लिया कि आगे बांग्लादेश में जाती है, लेकिन जब बात कर रहे हैं असम और बिहार की, तो आप देखिए इस मैप के अंदर आप पाएंगे कि ये नदी बहुत यहां से स्टार्ट होकर के ये इधर बांग्लादेश में ही गंगा से मिल जाती है। ये ना इधर जा रही है बिहार की तरफ और ना ये इधर जा रही है असम की तरफ। तो हम कह सकते हैं ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में बहती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर दूसरा, ये नदी गंगा की एक सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा है कि गंगा नदी की डॉल्फिन्स महानंदा नदी में भी पाई जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा गया था कितने स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर यहां होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवा जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर है। ठीक है, दूसरा है तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो महादेव पहाड़ियों से निकलती है। इनमें से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है हमें देखने हैं। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तवा जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर है। तो चलिए आप ये मैप देखेंगे। ये मैप है आपका सतपुड़ा का, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ है, ये बोरी सेंचुरी है और ये रिजर्वायर कहीं यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि बोरी सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क के बॉर्डर पे स्थित है, ये बात सही है। ठीक है, दूसरा आप देखिए, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा है तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो महादेव पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्गम तो महादेव पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं कि तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस मैप के अंदर कि ये आपकी तवा नदी है। ठीक है,
यहाँ इसमें दिख रहा होगा कि ये छोटी नदी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो बड़ी दिख रही है, लेकिन ये नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट है और 172 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो रूट है वो कुछ इस तरीके का घुमावदार रूट है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि छोटी है। बाकी ये नर्मदा की लंबी सहायक नदियों में से एक है, ठीक है, तवा रिवर। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। वापस आ जाते हैं सवाल पर। तो पहला स्टेटमेंट हमने देखा था सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर होगा दोनों, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश में तापी नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। इस परियोजना का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करते हुए कार्बन उत्सर्जन में 2.3 लाख टन CO2 की उल्लेखनीय कमी लाना है, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए पहला देखते हैं। तो यह मध्य प्रदेश में तापी नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पावर प्लांट है और सोलर प्लांट है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम बात करें ये किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। आप इस मैप में देखिए, ये ओमकारेश्वर की पोजीशन है और ये जो नदी है आपकी, ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो ये नर्मदा पर स्थित है। तो यहाँ पे आ जाइए वापस पहले स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नहीं है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कौन सा है भारत में, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, इस परियोजना का उद्देश्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करते हुए इसके कार्बन के उत्सर्जन में 2.3 लाख टन की कमी लाना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो सही है, वो है ऑप्शन 3, ओके। शायद यहाँ पे होगा कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकेंगे केवल 1 और 2 आपका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे आप करेक्शन नोट कर लीजिएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। भारत में केवल राजस्थान में पाया जाता है। इसे घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इनके हैबिटेट में या फिर कुछ इश्यूज होते हैं, या फिर इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि ये पावर ग्रिड की जो लाइंस होती है उनसे टकरा करके इनकी मृत्यु हो जा रही है, उसकी वजह से ये चर्चा में रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि इनके IUCN स्टेटस की, तो ये बिल्कुल सही है, ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। फिर भारत में यह केवल राजस्थान में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप देख पाएंगे इस मैप के अंदर कि ये राजस्थान और गुजरात में तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान गुजरात में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। इनकी कुछ जनसंख्या यहाँ पे भी उपलब्ध है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो गलत है, ठीक है। इसे घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति माना जाता है, जो घास के मैदान की पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य को आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करती है। ये बिल्कुल सही है। इनको जनरली इंग्लिश में फ्लैगशिप स्पीसीज कहा जाता है, ठीक है, प्रमुख प्रजातियां, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, पूछा गया आपसे। तो आप पाएंगे कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि केवल एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ सही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कितने कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो आपको पता होगा कि ये राज्य पक्षी है राजस्थान का, इसलिए राजस्थान में आप देखेंगे कि इसकी जो जनसंख्या है वो बहुतायत में है, इसलिए इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया है। सिंस इसको काफी थ्रेट है वहां पे, इसकी वजह से भी इसके कंजर्वेशन के लिए काफी काम किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इट इज कंसिडर्ड फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज, जैसा कि मैंने बताया कि ये वहां की प्रमुख प्रजाति है। जब हम घास के मैदानों की बात करते हैं तो ये एक प्रमुख प्रजाति है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, और मुख्य तौर पे ये राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसके हैबिटेट को कुछ थ्रेट्स हैं, क्योंकि जैसे एक ड्रग आता है डाइक्लोफेनेक, उसकी वजह से भी इनकी
मृत्यु हो रही है। इसके अलावा पावर ग्रिड से टकराने से भी इनकी मृत्यु होती है। इनके साथ इशू ये है कि ये इनका जो पेरिफेरल विजन होता है ये ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से ये चीजों से टकरा जाते हैं और इसी वजह से पावर ग्रिड लाइन से भी इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली है। अगला सवाल देखते हैं। सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर के क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब है। यह भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? सही कथन की यहां में बात करनी है। पहला देखते हैं, यह अरब सागर में स्थित है। जब हम बात कर रहे हैं सेंट मार्टिन द्वीप की, तो ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उस बांग्लादेश इश्यूज की वजह से ये चर्चा में था। इसके अलावा यूएसए जो है यहाँ पे एक अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक इसकी कोई अनुमति दी नहीं है, तो इसकी वजह से ये सेंट मार्टिन द्वीप अभी चर्चा में है। अब जब बात कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो ये अरब सागर में तो स्थित नहीं होगा क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फिर यह द्वीप बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब है, तो आप यहां देखेंगे इस मैप में कि ये आपका यहाँ पे ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश का एरिया है और ये यहाँ पे कहीं स्थित है, तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब स्थित है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है, सेंट मार्टिन आइलैंड। ठीक है, वापस सवाल देखते हैं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा है कि ये भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश का द्वीप है। ठीक है, तो ये भारत का द्वीप तो है ही नहीं, तो ये आप कह सकते हैं तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब आपसे पूछा गया था कौन सा सही है, तो कह सकते हैं केवल दो, जो ऑप्शन ए है आपका, केवल दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्थान दिए गए हैं, उसके सामने आपके उसके देशों के नाम या फिर उसके स्टेट के नाम जहां पे ये स्थित है। ठीक है, ये दिया गया है, द्रिचु नदी तिब्बत, हेसरगट्टा झील जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे होकरसर वेटलैंड यहाँ पे कर्नाटक, इनके सामने दिए हुए। हमें देखना है कि कौन से यहाँ पे सुमेलित है या फिर सही मेल खाते हैं। ठीक है, अभी द्रिचु नदी पे कोई बांध की बात हुई थी चाइना में, उसकी वजह से वहां पे कहीं प्रोटेस्ट हो गए थे और काफी लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया था, उसकी वजह से ये द्रिचु नदी जो है ये बिल्कुल चर्चा में थी। अब यहाँ मजे की बात यह है कि मैं बोल रहा हूँ कि चाइना में ऐसा हुआ था, जबकि इस नदी का ओरिजिन, उद्भव जो है वो स्टार्ट होता है, उद्गम इसका तिब्बत में है, उसके बाद ये बहते हुए चाइना में जाती है, तो ये तिब्बत में भी बहती है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हेसरगट्टा झील, जब हम बात करते हैं हेसरगट्टा, बन्नरगट्टा, ये जो टर्म्स हैं ये जनरली कर्नाटक में यूज की जाती है। जो ये गट्टा टर्म है ये कर्नाटक में यूज की जाती है, लोकल लैंग्वेज में वहां पे। तो ये झीलें जो है कर्नाटक में है। ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि बेंगलोर के आसपास ये झील पड़ती है और बेंगलोर में काफी सारी झीलें हैं जिनका या तो कह सकते हैं कि नंबर कम हो रहा है या फिर ये झीलें छोटी होती हुई जा रही है। ठीक है, श्रिंक कर रही है, इसकी वजह से ये चर्चा में थी। और ये होकरसर वेटलैंड जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल एक जो है पहला वाला मेल खाता है, दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। यहाँ पे आप देख लेते हैं एक बार इनकी लोकेशन, तो आप देखिए ये द्रिचु नदी है जो ये तिब्बत से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ नीचे जाकर के कहीं चाइना की तरफ निकल जाती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे अगला मैप, यहाँ पे आप देखेंगे ये कर्नाटका का मैप दिया हुआ है और यहाँ पे ये हेसरगट्टा लेक है जो कि बेंगलोर के आसपास है। ये एरिया जो आप दिख रहा है यहाँ पे ये बेंगलोर है और ये बेंगलोर के पास स्थित है ये हेसरगट्टा लेक। अगला देख लेंगे आप यहाँ पे होकरसर जो आपका वेटलैंड है ये जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे कहीं स्थित है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या दिया हुआ, ये लद्दाख का पोर्शन है और ये नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। हुइयन लैनलोंग एक प्राचीन मार्शल आर्ट है और यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड। अभी आपने कुछ वक्त पहले मनु भाकर का नाम सुना होगा ओलंपिक्स से रिलेटेड, और उन्होंने भारत के लिए एक मेडल भी हासिल किया है और उन्होंने ये बताया कि अपनी सक्सेस का क्रेडिट काफी चीजों को दिया। उनमें से एक चीज थी कि उन्होंने ये मार्शल आर्ट सीखा, और ये मार्शल आर्ट जो है आपको बता दूं कि ये मणिपुर राज्य से संबंध रखता है। ठीक है, हुइयन लैनलोंग, आप यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दी हुई है, ये एक मार्शल आर्ट है। इसके दो तरीके के मार्शल आर्ट होते हैं, इसमें सब पार्ट है। एक होता है जो सशस्त्र होता है, ठीक है, और दूसरा है बिना शस्त्र के होता है। ठीक है, तो एक आप देखेंगे हुइयन लैनलोंग, ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। यहाँ पे मणिपुर में ये प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ पे देखिए हुइयन लैनलोंग एक पारंपरिक मेती मार्शल आर्ट्स है। मेती एक कम्युनिटी का नाम है, आपको पता होगा मणिपुर में एक कम्युनिटी काफी चर्चा में रहती है जिसका नाम है मेती। ठीक है, और ये पॉलिटिकली काफी डोमिनेंट भी है उधर। यह मणिपुर से उत्पन्न भारतीय मार्शल आर्ट में से एक है। मेती भाषा में हुइयन का अर्थ है युद्ध, और जबकि लैनलोंग या फिर लाल लोंग का मतलब है जाल या फिर ज्ञान या कला।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे युद्ध की कोई कला या मार्शल आर्ट्स, इसलिए इसको मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। अब इसके दो प्रमुख उपरूप शामिल है, एक है थांग टा जिसे सशस्त्र युद्ध कहा जाता है, और जैसा कि मैंने बताया इसमें दो तरीके की कलाएं होती है, एक है थांग टा जो सशस्त्र युद्ध है और दूसरा सरित सरक जो कि निहत्थे किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बात है हुयिन लैनलोंग के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल, भारत भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र ILSM के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको वो कथन चूज करना है जो सही नहीं है। पहला देख लेते हैं, इससे पहले मैं आपको एक मैप पे कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे। ये है भारत की, अगर लैंडस्लाइड के बारे में बात करें या भूस्खलन की बात करें तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे इनकी ये चुनौती मौजूद रहती है भारत में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सिक्किम ऐसा एरिया है, अगर उसके राज्य के एरिया के हिसाब से देखें तो प्रतिशत के मामले में लगभग 57% सिक्किम का एरिया यहाँ पे भूस्खलन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हिमालय के ये तीनों स्टेट, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद आगे आके आप देखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, फिर ये नीचे ये शिलोंग वाला प्लेट्यू, ये सब ऐसे जगह है जहां भूस्खलन हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर एरिया के हिसाब से देखें तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एरिया है जहां पे भूस्खलन की संभावना है। ठीक है, इनके अलावा रिसेंटली आप देखेंगे यहाँ पे भी केरला में वायनाड के अंदर ऐसा भूस्खलन की घटना हुई थी जहां पे काफी लोगों की जान गई। तो केरला और ये वेस्टर्न घाट्स के कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे ये ऐसा हो सकता है। इसके अलावा रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें पहले अगर आप इस मानचित्र को देखेंगे तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट या फिर ये जो पूर्वी घाट है इनके अंदर भूस्खलन की संभावना कम बताई गई है। हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज है जहां पे ऐसी संभावना है लेकिन बहुत कम। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि इस क्षेत्र में भी भूस्खलन की संभावनाएं अब बढ़ रही है। ठीक है, ये सारी बात जो मैंने आपको यहाँ की वो सारी की सारी बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अगर हम देखें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 13.17% हिस्सा भूस्खलन के जोखिम में रहता है, और अगर हम बात करें अत्यधिक संवेदनशील कौन सा एरिया है तो वो लगभग 4.75% एरिया ऐसा है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम के बारे में बात कर चुका हूं कि प्रतिशत के मामले में ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात कर चुके हैं कि अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है एरिया वाइज तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्र है। गैर हिमालयी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो केरल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि केरल ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट। फिर हम बात करें कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पूर्वी घाट को नए भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के रूप में भी देखा गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली है। अब आ जाते हैं वापस सवाल पर। देश का 13.17% हिस्सा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है और 4.75 हिस्सा अत्यधिक संवेदनशील है। बिल्कुल सही है, हमने देखा है अभी। सिक्किम में भूस्खलन के प्रति संवेदनशील भूमि का अनुपात सबसे अधिक है जो कि 57.6% है, यह भी बिल्कुल सही है। हिमालय के बाहर केरल सबसे संवेदनशील राज्य है जिसका 14% से अधिक हिस्सा अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में आता है, यह भी बिल्कुल सही है। और अब एक ही बचता है जो कि आपका उत्तर हो सकता है, हिमालयी राज्यों में जम्मू और कश्मीर सबसे बड़ा भूस्खलन का क्षेत्र है। ऐसा नहीं है क्योंकि हमने अभी देखा कि ये हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। जब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी हम देखेंगे कि वहां पे पूर्वांचल हिमालय पड़ते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इसके अलावा भी अगर हम देखें, अगर इस हिस्से की बात करें, पश्चिमी हिमालय के बारे में बात करें तो फिर आप देखेंगे कि उत्तराखंड सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है इस जोखिम के अंदर सबसे ज्यादा कहेंगे कि भूस्खलन का सबसे ज्यादा जोखिम उत्तराखंड में। ठीक है, तो चलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतिम पार्ट पे जो कि है एक अभ्यास प्रश्न। लद्दाख में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जांस्कर और लद्दाख क्षेत्रों के बीच प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और अपने आश्चर्यजनक दृश्यों और खतरनाक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है? ए नाथुला दर्रा, बी बारालाचाला दर्रा, जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें इसका जवाब दीजिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।